हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन, आपका रिवीजन सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और एग्ज़ाम जो है वो उसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो धीरे धीरे कैसे आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए सॉल्व करने की, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए और रिवीजन भी अच्छे ढंग से करिए। तो ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का 100 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने 4 पार्ट को नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और आपको कंसेप्ट जो है वो बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग डेली एमसीक्यूज़ भी पोस्ट करते रहते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन भी वहीं पे शेयर की जाती है रिगार्डिंग एंटी नेट। ठीक है, तो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और जो इसके 3 पार्ट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है, जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बायर्स हैव टू नैरो इमेज ऑफ द ब्रांड दिस एरर इज। जब आपके बायर्स की किसी ब्रांड की बहुत ही नैरो इमेज है तो इस एरर को क्या कहा जाएगा? दैट इज अंडर पोजिशनिंग, ओवर पोजिशनिंग, डाउटफुल पोजिशनिंग या कंफ्यूज पोजिशनिंग। सबसे पहले पोजिशनिंग चीज़ क्या है? पोजिशनिंग का मतलब है कि नॉर्मल सी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो पोजिशनिंग का मतलब है कि आपने अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की एक इमेज क्रिएट करनी है। ठीक है, दैट इज पोजिशनिंग। अब क्या है कि जब वो इमेज बहुत ही नैरो है ब्रांड की, तो ये किस चीज़ की कमी है, ये कौन सा एरर है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओवर पोजीशनिंग। जब हम अपनी ब्रांड की ओवर पोजीशनिंग कर देते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि कस्टमर्स जो है वो हमारे ब्रांड के बारे में बहुत कम जानता है, उसकी इमेज जो है वो बहुत नैरो होती है। ठीक है, अब बच गए हैं हमारे 3 टाइप्स, तो इनको भी हम देख लेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आते हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से। तो पहला है अंडर पोजिशनिंग। अंडर पोजिशनिंग में क्या होता है कि कस्टमर्स इन द मार्केट डू नॉट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड की बेनिफिट्स ऑफ योर ब्रांड। ब्रांड के बारे में ना ही उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, ना ही क्लियर आइडिया होता है, और उसके की बेनिफिट्स क्या है ये भी उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लैकिंग ए क्लियर पोजीशन द कस्टमर्स माइंड। अब कस्टमर्स के माइंड में इसकी क्लियर पोजीशन की कमी है, जिसकी वजह से क्या है, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद ओवर पोजीशनिंग। ओवर पोजीशनिंग में क्या होता है कि कस्टमर्स हैव टू लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड। ब्रांड की बहुत ही लिमिटेड अवेयरनेस है, बहुत ही कम अवेयरनेस है ब्रांड की। ओवर पोजीशनिंग इस केस में क्या होता है कि वे द बायर्स और पर्सपेक्टिव बायर्स अटैच अ वेरी नैरो इमेज फॉर द ब्रांड। ब्रांड की बहुत ही नैरो इमेज बना लेते हैं। दे हैव परसेप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और प्री डिसाइडेड नोशन। अब क्या करते हैं, वो एक परसेप्शन बना लेते हैं किसी ब्रांड के बारे में। इस वजह से ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की कमी होने की वजह से वो एक परसेप्शन बना लेते हैं, या फिर प्री डिसाइडेड नोशन, पहले से डिसाइड करके रखते हैं ब्रांड के बारे में, उसकी इमेज को पहले से डिसाइड कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, बायर्स थिंक दैट एप्पल ओनली कम्स आउट विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वेयर एप्पल हैज़ अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइसेस। अब सभी को यही लगता है कि अगर एप्पल का ब्रांड है तो ये क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट हमेशा महंगा होगा। ठीक है, एप्पल जो है वो हमारे माइंड में एक परसेप्शन बना के रखी है, हमने ओवर पोजीशनिंग करके रखी है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा से ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एप्पल जो है वो अपने ब्रांड्स को अलग अलग प्राइस की कैटेगरीज में डिफरेंट प्राइसेस पे लेके आता है, उसकी रेंज अलग अलग होती है। ठीक जी। उसके बाद डाउटफुल पोजीशनिंग। डाउटफुल पोजीशनिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट के फीचर्स दे रहा है या कोई क्लेम कर रहा है या कोई भी प्राइस ले रहा है ब्रांड का, तो जो कस्टमर्स हैं उनको उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं होता है, उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू बिलीव द क्लेम्स मेड द ब्रांड गिवन द प्राइस, प्रोडक्ट फीचर्स, या जो भी प्रोडक्ट के प्राइस प्रमोट, जो भी फीचर्स या फिर जो भी चीज़ें ब्रांड के साथ दी जा रही हैं उसके ऊपर शक रहता है हमारे कस्टमर्स को, उनको डाउट रहता है, वो इजीली उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है वो आपकी फेल हो चुकी है। आप अपने बायर्स को, अपने पोटेंशियल बायर्स को गुड्स के बारे में कन्विंस ही नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली। दैट इज डाउटफुल पोजीशनिंग। उसके बाद है कंफ्यूज पोजीशनिंग। कंफ्यूज पोजीशनिंग में क्या होता है कि कस्टमर्स कंफ्यूज रहते हैं कंपनी की इमेज के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में या ब्रांड के बारे में। बायर्स कंफ्यूज रहते हैं
जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनीज मेकिंग टू मैनी क्लेम्स और चेंजिंग द ब्रांड्स पोजीशनिंग टू फ्रीक्वेंटली। अब ये कंफ्यूजन किस वजह से होता है कि जो आपके जो ब्रांड है, तो वो कंपनी क्या करती है कि अपने क्लेम्स को या ब्रांड की पोजीशनिंग को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती रहती है, ठीक है। पोजीशनिंग एक जगह पे नहीं टिकती है, तो जिस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, स्टीफन जॉब्स लीक द पावरफुल नेक्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर विच इज पोजीशन फर्स्ट फॉर स्टूडेंट्स देन फॉर इंजीनियर्स देन फॉर बिजनेस पीपल। कि क्या है कि आपने क्या किया, एक कंप्यूटर डेस्कटॉप है उसको बताया कि वो स्टूडेंट्स के लिए जरूर, फिर बोला कि वो इंजीनियर्स के लिए, फिर बोला बिजनेस पीपल। मीन्स आप क्या है, जल्दी जल्दी से उसकी पोजीशनिंग को चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायस में उसके लिए कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स कंसंट्रेटिंग ऑन द डिफरेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर ग्रुप। अब कस्टमर ग्रुप के डिफरेंट नीड्स के ऊपर क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। कस्टमर का ये ग्रुप है, तो ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है कस्टमर का, दैट इज मार्केट स्पेशलाइजेशन। तो राइट आंसर इज मार्केट स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिलीजन इज वन ऑफ द डैश फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर बिहेवियर। अब कस्टमर के बिहेवियर को कौन चेंज करता है, सोशल, पर्सनल, कल्चरल या साइकोलॉजिकल। देखिए तो सबको पता है, दैट इज राइट आंसर इज कल्चरल, ठीक है। कल्चरल की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, चेंज हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इंटरप्रेटिंग, सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आप एक्वायर कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किससे, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसेस से, अपने सेंसरी ऑर्गन से आप उसको इंफॉर्मेशन को आप एक्वायर कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ को कहा जाता है परसेप्शन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। जो आपके सेंसर से रिलेटेड है, योर माइंड से, कॉग्निटिव एनर्जी से रिलेटेड है, दैट इज परसेप्शन। राइट आंसर इज परसेप्शन। अब जो बच गए हैं तीनों कॉन्सेप्ट, उनको भी देख लेते हैं वन बाय वन करके। परसेप्शन तो आपको बता दिया, ठीक है। इट इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सेंसर्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप डाटा को कलेक्ट करते हो। दिस इज लोट मोर दैन जस्ट इन्फॉर्मेशन कमिंग इन। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से कहीं ज़्यादा है, इसमें आपके माइंड जो भी चीज़ें, ब्रेन जो भी चीज़ें इंटरप्रेट करता है, उसे हम परसेप्शन बना लेते हैं, दैट इज परसेप्शन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि जो पर्सन जो बनना चाहता है, जिस चीज़ के लिए उसका वो कैपेबल है, जो उसका पोटेंशियल है, वो बन जाना चाहिए। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए पोटेंशियल है, तो उसे डॉक्टर बनना चाहिए, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन में क्या होता है कि जहाँ पीपल जो है जस्ट सिलेक्टिव रिटेंशन, ठीक है, आप उसी इंफॉर्मेशन को वो सिलेक्ट करके रिटेन करेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनके काम की है। मीन्स मैसेजेस दैट आर क्लोजर टू देयर इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। जो मैसेज उनके लिए इंटरेस्ट का है, जो उनके वैल्यूज़ रखता है, या जो उनके बिलीव्स के सबसे ज़्यादा क्लोज है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास रखते हो, जहाँ सारा कचरा भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्टिंग वर्ड टू कीप इन द मेमोरी, नैरोइंग द इन्फॉर्मेशन फ्लो। इन्फॉर्मेशन के फ्लो को आप नैरो कर देते हो, आप जस्ट वही चीज़ों को सुनना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीवी चैनल पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं हमारे पास, बट हम अगर यहाँ पे दुनिया भर की बातें शेयर कर रहे हैं, बट हमको सुनना क्या है? हमको सुनना है अर्नब गोस्वामी का, उसका लेक्चर सुनना है। दैट मीन्स हमारे वो इंटरेस्ट का है, वो सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं, वो कंगना के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट वहीं पे है, तो हम वो चीज़ों को ज़्यादा सुनना चाहेंगे जो हमारे मतलब की है। चाहे अदर चैनल आपको मौसम के बारे में बताते रहे, किसानों के बारे में बताते रहे, इकोनॉमी के बारे में बताते रहे, बिजनेस के बारे में बताते रहे, आपको वो चीज़ नहीं सुननी है। आपने क्या करना है, आपको सिलेक्ट करके आप जस्ट वही सुन रहे हो जो आपके इंटरेस्ट की है, और जितनी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। राइट, ये एग्जाम्पल सही था आई थिंक। उसके बाद सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या चीज़ है? द परसेप्चुअल process which occurs when people subconsciously try to make new information fit their old ideas, ठीक है। जब लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में उनको कुछ आइडिया है और उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज आर रिलेटेड विद मैस्लोस बेसिक नीड थ्योरी। बेसिक नीड थ्योरी में कौन सी चीज़ आती है? एस्टीम नीड, ना कि उसमें सेलर नीड, डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसी कोई नीड नहीं आती, उसमें आती है एस्टिमेटेड नीड, एस्टीम्ड नीड, सॉरी एस्टीम नीड, ठीक है, जो कि ये है। तो ये इसकी थ्योरी बेसिक नीड हायरार्की है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। सबसे पहले
बेसिक नीड में आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, उसके बाद साइकोलॉजिकल में आ जाती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स और एस्टीम नीड्स, और लास्ट में आ जाती है सेल्फ फुलफिलमेंट, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हम कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस वट इज द टर्म यूज फॉर पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट, जो सबसे पहले प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सजेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कस्टमर, तो ये कंज्यूमर। इनिशिएटर, डिसाइडर या इन्फ्लुएंसर, उसे कहते हैं इनिशिएटर, ठीक है। इनिशिएट वर्ड से बना इनिशिएटर, जो सबसे पहले आपको इसका राइट आंसर। उसके बाद इसके 6 टाइप के जो पर्सन होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होता है, जो क्या करता है, अदर मेंबर को उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, फाइनल डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, उसको मनाता है, दैट इज इन्फ्लुएंसर। डिसाइडर कौन होता है, person who ultimately determines any part of the entire buying decision process, whether to buy, what to buy, how to buy और where to buy, इन चीज़ों के बारे में बताता है, that is decider। उसके बाद buyer कौन होता है, जो कि एक्चुअल में परचेज करता है, उसके पेपर वर्क को हैंडल करता है, दैट इज बायर। यूजर है जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को। गेट कीपर कौन होता है, हु कंट्रोल्स इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस और बोर्ड टू डिसीजन मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर, कस्टमर की आइडेंटिटी, कस्टमर के बिलीफ और नीड्स, उसके एटीट्यूड और काइंड ऑफ प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें उसके बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। पहले इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, जो कि मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ, एटीट्यूड आता है। पर्सनल में उसकी एज, उसका लाइफ साइकिल कहाँ पे है, स्टेज पे है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस, लाइफ स्टाइल जो भी है, पर्सनैलिटी वगैरह। सोशल में आ जाते हैं फैमिली, रोल, स्टेटस, रेफरेंस ग्रुप। कल्चर में कल्चरल, सब कल्चर, सोशल क्लास सिस्टम आ जाते हैं। ये सब आपके बाइंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर इज ए क्लोज लिंक बिटवीन डैश एंड ब्रांड लॉयल्टी। परसेप्शन के साथ नहीं है, सोशल क्लास के साथ नहीं है। राइट आंसर इज हैबिट। जब आपको किसी चीज़ की हैबिट होगी तभी आप उस स्पेसिफिक ब्रांड की, अगर आपको हैबिट है तभी आप उस ब्रांड के प्रति लॉयल है, क्या। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को एक स्पेशल ब्रांड के कॉस्मेटिक को यूज़ करने की हैबिट है तो वो उस ब्रांड के लिए लॉयल रहेगा, उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को वो बार बार खरीदना चाहेगा, दैट इज ब्रांड लॉयलिटी, ठीक है। हैबिट्स एंड ब्रांड लॉयलिटी आर क्लोज लिंक, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंग प्रोसेस सीक्वेंस इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा सीक्वेंस है, अडॉप्शन, लेजिमिटेशन, एटीट्यूड या अवेयरनेस। लेजिमिटेशन का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आसान करने के लिए, डिक्लेयर, अथोराइज, क्या, जब आप अथोराइज या डिक्लेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो आपको उसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी। जैसे आपको जानकारी मिल जाती है तो आप क्या करते हो, एक एटीट्यूड बना लेते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है। जस्ट आप सोच रहे हैं, उसके बाद आपने क्या किया, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मैं ये खरीद रहा हूँ, ठीक है, ये गुड्स मुझे खरीदनी है, बाय करना। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो राइट आंसर इज 4321, 4321। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस के स्टेजेस कौन कौन से। सबसे पहले वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता है और फिर उसके जो भी अल्टरनेटिव होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, उनके बारे में इवेलुएट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर वो परचेज कर लेता है, उसके बारे में परचेज डिसीजन ले लेता है, देन पोस्ट परचेज या इवेल्युएशन, ठीक जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, असर्शन रीजनिंग है। मार्केटिंग मिक्स, असर्शन क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग मिक्स इज अ मिक्स ऑफ मार्केट्स फॉर ऑप्टिमम सेल। ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केट का मिक्स है, ऐसा कभी नहीं पढ़ा, तो ये तो सरेआम गलत लग रहा है, बिल्कुल टोटली रॉन्ग। उसके बाद रीजनिंग बताइए कि मार्केटिंग मिक्स कैन नॉट फॉर पीस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये सही लग रहा है, तो दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड ऑप्शन आर इज ट्रू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है। When Walt Disney World's Magic Kingdom lets customers visit a fairy kingdom, a pirate ship or haunted house, and what is marketed in this example? इस एग्जाम्पल में क्या मार्केट किया जा रहा है कि जब डिज्नी वर्ल्ड मैजिक किंगडम में आप क्या कर रहे हो, फेरी किंगडम में आप जा रहे हो या आप शिप में जा रहे हो या हॉन्टेड हाउस में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको किस चीज़ की मार्केटिंग की जा रही है, सर्विस दी जा रही है, कोई इवेंट है, कोई एक्सपीरियंस है या कोई आइडिया है। जो भी आपको आपका आंसर सही लगता है आप उसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। और अगर आप बता देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कमी रह रही है मुझे, तो तब तभी मुझे पता चल जाएगा कि क्या टीचिंग में कहाँ पे कमी आ रही है, तो उस कमी को हम सुधार लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।